जो मुझे मारने की ये जो कोशिश की गई, इसकी पहले आपको पता हो, इसमें मैं मुख्तलिफ चीज़ें सुन रहा हूँ कि वो फ्रेंडली फायर है या पता नहीं क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर फैसल आपको स्क्रीन पे पहले बता दें कि ये चोटें 4 गोलियां मुझे लगी हैं, किधर लगी, उसके बाद फिर मैं बाकी आपसे बात करूँगा। डॉक्टर फैसल। एक्सरे और उनके जो कुछ इमेजेस हैं उनके ज़रिए, सीटी स्कैन के इमेजेस के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा कि जो खान साहब को चोटें आई हैं उनकी क्या नौयत है और वो एक्सरे और स्कैन में किस तरह से नज़र आ रही हैं। आपको सबसे पहले तो आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाता हूँ जिसकी यहाँ लिखा है राइट थाई। ये एक्सरेज हैं दो, और ये दोनों जो हैं ये दाईं टांग के हैं। टांग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये साइड से है, जिसको लैटरल भी बोलते हैं, और ये सामने से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 1 और 2, और ये वही 2 आपको 1 और 2 सामने से नज़र आ रहे हैं टुकड़े या गोलियाँ जो हैं। ये अगर हम फिर टांग के निचले हिस्से पे चलें तो आपको 2 अलावा उसके टुकड़े और गोलियां नजर आ रही हैं, एक ये और एक ये दूसरी वाली। और आप नोट करेंगे ये जो दूसरा है इसने टिबिया को, ये जो हड्डी है टांग की निचली जो इसको टिबिया बोलते हैं, इसके ऊपर इसने यहाँ से डैमेज किया। और जब आप साइड व्यू देखें तो वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि जहाँ उसने फ्रैक्चर कॉज किया है, यानी हड्डी का टुकड़ा उखेड़ा है उससे। फिर ये जो है ये बाईं साइड है, लेफ्ट थाई के एक्सरेज हैं। यहाँ भी आप नोट करेंगे कि ये छोटे छोटे कुछ टुकड़े हैं जो एक, बल्कि जो पेटाला ये जो छोटी हड्डी होती है सामने घुटने के, उसके भी साथ है। ये निस्बतन छोटे थे और इन्होंने शुक्र है बाईं साइड के ऊपर कोई फ्रैक्चर कॉज नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये कि ये फिर से दाईं टांग नज़र आ रही है, और ये जो बुलेट है या जो इसका फ्रैगमेंट है उसके साथ ये फ्रैक्चर हुआ वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है, ये दाईं साइड। अच्छा, इसी तरह मैं जो बहुत अहम बात है आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि इस स्कैन के अंदर ये जो आपको ये दाईं टांग है और ये जो लकीर नज़र आ रही है ये यूँ चलती हुई, ये वाली, ये दाईं साइड की मेन जो आर्टरी होती है, शरियान है ये हुआ, और उसके आप देख सकते हैं कि इधर और उसके बिल्कुल करीब दूसरी तरफ जो बुलेट के फ्रैगमेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि ये जो हमारी मेन आर्टरी गुजर रही होती है, शरियान गुजर रही होती है, उसके कितने करीब ये टुकड़े मौजूद हैं। एक्सप्लेन तो करें ना। इसका ये जो बड़ी शरियान होती है टांग की, ज़ाहिर है उसने पूरी टांग को ब्लड सप्लाई करनी होती है, उसके ज़रिए बहुत सारा खून जाता है, और खुदा न खास्ता अगर इस शरियान को कोई इंजरी हो या ये कट जाए तो फिर बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होती है। और आपको मैंने दिखाया बड़ा वाज़ेह तौर पर साफ नज़र आ रहा है कि ये उस शरियान, उस आर्टरी के कितना करीब ये टुकड़े मौजूद थे। इनको निकाल दिया गया सर्जरी के ज़रिए दाईं तरफ से, और 4 फ्रैगमेंट या टुकड़े जो हैं इधर से निकाले जा चुके हैं, और वो जिसे कहते हैं हमारे पास मौजूद हैं। और बाईं तरफ से कोई हमें टुकड़ा निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि वो किसी मेजर स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहे थे या ख़तरा नहीं डाल रहे थे, या पोटेंशियली ख़तरा नहीं डाल रहे थे। तो ये जो 4 फ्रैगमेंट हैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखाई हैं, स्कैन्स भी, और उनकी जो नौयत है और उनका ख़तरे की नौयत है वो भी आपके सामने मैंने रखी। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। कौन सा कैमरा जिसमें मैंने बात की? इसमें जी। अच्छा जी, इसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ कि ये जो अटैक किया गया इसकी मैं तफसील आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था कि या इन्होंने वज़ीराबाद और या गुजरात में प्लान किया हुआ था मुझे मारने का, और तो वो इसकी मैं तफसील आपको बाद में बताऊँगा। उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम के सामने इवेंट्स रखना चाहता हूं जो पिछले 6 महीने में हुए हैं। ये जरूर आपको समझना है कि इस कौम से हुआ क्या है। मार्च 6 या 7 को मुरासलात है। डोनाल्ड लू, एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हुक्म करता है पाकिस्तान एम्बेसडर को, बल्कि उसको धमकी देता है कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर हटा दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले दिन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जाती है असेंबली में, और देखते देखते
سارے ہمارے لوگ ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس. وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں. ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے. ہم چاہتے تو منڈی لگی ہوئی تھی نا, وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے, ہم زیادہ پیسے دے دیتے. گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے. اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا. یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا, یہ بلیک کا پیسہ تھا, یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا. تو انہوں نے خرید لیے لوگ. ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ, عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں جو عوام کی ان کا حق ہے. گورنمنٹ گر جاتی ہے. سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھود گئی ہے, عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی. لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. تو 10 تاریخ کو, اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو, میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے, جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے, جس طرح لوگ نکلے. میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی. جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی, لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. پھر جنرل مشرف آ گیا, 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے, ان 2 جماعتوں کی. اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا, وہ واپس آ گئے. فیصلہ جنرل مشرف نے کیا NRO دینے کا جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا. تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا اور جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو. وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے. کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں. یہ جو اب NRO لے رہے ہیں 2, یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے. اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے. اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر, ایک بیرونی کانسپریسی اندر, اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں, مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے, راستہ نہیں روکا. یہ آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے. جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بنتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی. ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی. میں نے عوام سے میں اٹھا ہوا ہوں. میں نے تو میری کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا. میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا. تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں کیا کہوں, میری پذیرائی کی, جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی, میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا, یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا, اتنی گرمی تھی. اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا, ہم نے ان کو اجازت دے دی, تو یہ بھی ہمیں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا, جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا, نہ چادر نہ چار دیواری,
लोगों को उठा उठा के लोगों को जेलों में डाला। किस वजह से? उसके बाद इन्होंने जब वो पुरअमन एहतजाज हुआ वहां इस्लामाबाद में, उनके ऊपर शेलिंग, फैमिलीज निकली हुई हैं, उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग की। और हम हैरान कि क्या इनके लिए जायज है लॉन्ग मार्च और हमारे लिए नहीं है? ऊपर से पहले आप बैरूनी साजिश के तहत आए, फिर सारे चोरों को ऊपर बैठा दें, हम एहतजाज करें तो हमें भेड़ बकरियों की तरह डंडे मारे। तो उसके बाद इन्होंने समझा कि पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, मम्मी डैडी पार्टी है, यहाँ तो औरतें बच्चे आते हैं, तो इन्होंने समझा कि खत्म हो जाएगी। और ये समझे नहीं पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि बंद कमरों में जब फैसले होते हैं आपको नहीं पता कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा होता है। जो इंफॉर्मेशन ये लेते हैं, अगर इनकी इंफॉर्मेशन ये करेक्ट होती तो इस मुल्क में इतने ज्यादा हादसे ना हुए होते। इंफॉर्मेशन किधर से आती है? ग्राउंड का सिचुएशन नहीं पता। जब देख रहे हैं कि पब्लिक निकली हुई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनको, कौम नजर आ रहा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रही है, बजाय वो साइंस देखने के लिए जिस तरह भेड़ बकरियों को मार मार के सीधे नहीं करते, वो शुरू हो गया करना। बाय इलेक्शन आया 17 जुलाई को। 17 जुलाई के बाय इलेक्शन में सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हुई। इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म की धांधली की इनके लिए। ईवीएम मशीन उसने इसलिए नहीं आने दी क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने जाली वोट्स रजिस्टर करवाई हुई हैं हर हल्के में। नहीं तो कॉमन सेंस है कि सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो 2015 के अंदर जो जुडिशियल कमीशन बैठी थी धांधली पे, उसमें एक चीज वाज़ेह होगी कि अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन्होंने जान के नहीं आने दी, इस इलेक्शन कमीशन ने रोका। इन दोनों पार्टीज